इतना अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट होता है ना वो टॉपिक करने में, जिसका हमें पता हो कि भाई बॉस ये टॉपिक तो पेपर में आने वाला है ना दोस्तों। तो आज का ये जो टॉपिक है ना हमारा, वो है एग्जाम्पशंस फ्रॉम कैपिटल गेन स्कीम। नाउ अब आप चाहे सीए इंटरमीडिएट के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सीए में इंटरमीडिएट के लिए कर रहे हो, चाहे सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए, ये जो टॉपिक है वो हर बार डायरेक्ट टैक्सेशन के एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से करना। कितने मार्क्स का पूछा जाता है? तो बेसिकली 6 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक से आने वाला है। लेट्स स्टार्ट इट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बात आती है हमारे पास कि भाई ये जो कैपिटल गेन हमने निकालना सीखा है ना, क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम हमारे कैपिटल गेन को बचा सके, यानी हमें उस पर टैक्स ना देना पड़े? डेफिनेटली ऐसा तरीका है। अब इस स्कीम को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो वो एग्जाम्पशंस, यानी कि किस तरीके से अपने टैक्स को बचाया जा सकता है, टैक्स निल हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। एक तो जो स्कीम अवेलेबल है इंडिविजुअल्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए, सेकंड जो सभी असेसीज के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में अवेलेबल रहती है और किसी को नहीं मिलेगी। अब ये क्या है? अच्छा, जब भी हम कुछ ऐसा सोचते हैं ना कि यार ये ड्रीम सच हो जाए, तो सबके माइंड में सबसे पहले आता है ड्रीम हाउस ना। तो पहली एग्जाम्पशन जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो रहेगी, अगर किसी पर्सन के पास उसका घर है, ठीक है, अब देखो उसने अपना घर जो है वो सेल कर दिया, तो वो ऐसा क्या करे कि घर सेल करने पे उसको जो टैक्स अमाउंट मिला ना, जो उसका कैपिटल गेन बना इनफैक्ट, उस पर उसको टैक्स ना देना पड़े। तो ऐसे में स्टूडेंट्स वो क्या कर सकता है, ध्यान से सुनना, वो घर के बदले घर ले ले। हाँ, इनकम टैक्स में सेक्शन 54 में बोला कि अगर पर्सन घर के बदले घर ले रहा है तो जितना भी कैपिटल गेन था ना वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। आओ सीखते हैं किस तरीके से होगा। ठीक है, तो पहला तो यहाँ आता है सेक्शन 54। क्या हमें इसके सेक्शन नंबर याद करने 100%? जब आपको पता है पेपर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में मिलेगा, तो फिर सेक्शन नंबर तो याद करेंगे। हाँ, सेक्शन 54 इज बेसिकली अबाउट घर के बदले घर। आप लिख भी सकते हो यहाँ पर, घर के बदले घर। मतलब इस सेक्शन में बोला स्टूडेंट्स कि अगर कोई भी पर्सन है जिसकी एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, ये हाउस प्रॉपर्टी है, इसको सेल करने से मान लो जो कैपिटल गेन यानी कि जो प्रॉफिट बचा ना, वो था 70 lakhs। अब अगर वो 70 lakhs के प्रॉफिट से एक नया घर खरीद लेता है, यानी इस अमाउंट को वहां पर यूटिलाइज कर देता है, तो हम कहेंगे उसको कोई टैक्स नहीं देना, क्योंकि दैट पर्सन हैव ऑलरेडी यूटिलाइज द अमाउंट। तो ये हो जाएगा एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 54। ठीक है, अब सिर्फ इतना ही बहुत नहीं है, आपको इसमें इसका पूरा प्रोविजन समझना पड़ेगा। द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर इज कि सेक्शन 54 कहाँ पर एप्लीकेबल होता है। ये सिर्फ तब एप्लीकेबल होगा अगर असेट जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट होगी। कौन सी होगी? लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। यानी स्टूडेंट्स उसके लिए जो क्राइटेरिया रहेगा, आओ एक बार आपको क्राइटेरिया दिखाते हैं। मैंने आपको क्या बोला था कि शॉर्ट टर्म कौन सी होगी और लॉन्ग टर्म कौन सी होगी? तो इन द केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी दैट इज लैंड और बिल्डिंग और बोथ, याद करो 1 year 2 year या 3 year, कौन से वाली कंडीशन लगती थी? 2 years वाली। ठीक है, याद आ गया? एक बार मैं आपको बुक से भी दिखा देती हूँ, एक बार नोट्स निकाल लो सब। अच्छा स्टूडेंट, जिनके पास ये नोट्स नहीं है, इट इज़ अवेलेबल ऑन द ऐप, यू कैन डाउनलोड इट। ओके, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर स्टूडेंट्स उसके पास लैंड बिल्डिंग बोथ, अब हाउस प्रॉपर्टी भी तो लैंड बिल्डिंग बोथ के केस में आती है, तो उस केस में अगर असेट उसके पास 24 महीने यानी 2 साल से ज़्यादा है, तो उस असेट को हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। क्या बोलेंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। तो सेक्शन 54 सिर्फ तब एप्लीकेबल होगा अगर असेट लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है, यानी उसका होल्डिंग पीरियड 24 महीने से ज़्यादा है। उससे कम हुआ तो सेक्शन 54 विल नॉट बी एप्लीकेबल। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेरी गुड। अब बात आती है कि ये जो सेक्शन 54 की एग्जाम्पशन है ये मिलेगी किसको, किस किस के केस में ये जो है ये अवेलेबल रहती है? तो पहला तो इंडिविजुअल के केस में और सेकंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में। याद करें, नहीं रेक्टाफिकेशन, उसकी तो क्लास में एंट्री नहीं है। तो एक बार बताओ स्टूडेंट, घर में कौन रहेगा? या तो कोई इंडिविजुअल रहेगा या एक फैमिली रहेगी, दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, उसके बाद बात आई असेट जो है वो ट्रांसफर कौन सी होगी? घर ट्रांसफर होगा, यानी कि रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर? यस। फिर बात आई मैम आपने ये तो बोल दिया घर के बदले घर, हाँ जी, इसको लेना कितने टाइम में है? 10 साल में, 12 साल में? नहीं,
तो स्टूडेंट्स उसने कहा कि वो जो उसको घर खरीदना होगा, कौन सी न्यू एसेट खरीदनी है, एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, वो भी इंडिया में होनी चाहिए। हम इंडिया के घर के लिए ही एग्जाम्पशन देंगे, ठीक है। कितने टाइम में खरीदनी है। अब घर के केस में क्या होता है, कुछ लोगों को लगता है हम बना बनाया परचेज कर लें, कुछ को लगता है हम खुद कंस्ट्रक्ट करवाएं। तो अगर वो बना बनाया परचेज कर रहे हैं, ठीक है, तो अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो कहें यार इस घर को सेल करने से पहले लेट्स परचेज अ हाउस। तो अगर तो परचेज कर रहे हैं, ठीक है, तो मान लो उन्होंने 23 जुलाई 2022 को सेल आउट किया, तो या तो इससे 1 साल पहले वो खरीद लें या फिर इसके विद इन 2 ईयर्स। कितना बोला, डेट ऑफ सेल, डेट ऑफ ट्रांसफर के या तो बिफोर 1 ईयर और या फिर विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर। अच्छा मैम अगर कंस्ट्रक्शन करवानी हो तो उन्होंने कहा भाई जो डेट ऑफ ट्रांसफर है उसके 3 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन करवा लेना, कंप्लीट करवा लेना, तभी ये एग्जाम्पशन मिलेगी। बेसिकली परचेज में भी 3 साल का टाइम दिया, लेकिन उसको डिवाइड कर दिया, 1 साल पहले 2 साल बाद में। इट्स लाइक वो हम गेम खेलते थे ना, अरे वो होता था ना हमारे पास चाइल्डहुड में, तो उसमें कहते थे ना कि इसके आगे एक इसके पीछे एक, तो यहाँ पे भी यही बोला कि भाई विद इन 1 ईयर बिफोर और विद इन 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये बोला जाता है कि मैम 3 साल के अंदर अंदर जो है उसको घर परचेज करना है, हाँ डेफिनेटली। अब ऐसे में मान लो उसने, मैंने आपको बोला भाई 23 जुलाई 2022 को डैट पर्सन हैव ट्रांसफर्ड द हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। इसकी इनकम टैक्स रिटर्न कब फाइल होगी, कौन सा प्रीवियस ईयर आ रहा है, 2022-23, यानी असेसमेंट ईयर 23-24 में इसकी ITR फाइल होगी, हाँ होगी। कौन सी को, लेट सपोज मान लो 31 जुलाई 2024 को वो ITR फाइल करने गया। अब उसको बोला गया एक बात बताइए, यू आर सेइंग कि 31 जुलाई 2024 को आपका 70 लाख का कैपिटल गेन आ रहा है, उस पर टैक्स दो। वो कहता है नहीं सर मैं टैक्स नहीं दूंगा, एक्चुअली बात क्या है ना, मैं इस कैपिटल गेन से एक नया घर खरीद लूँगा, वो भी इंडिया में, भारत में, तो इसलिए आप मुझे एग्जाम्पशन दे दो, ठीक है। तो उसको बोला गया यहाँ पर कि बात सुनो, कैसे माने कि आप घर परचेज कर लोगे, उसने कहा मैं कर लूँगा 2 साल के अंदर अंदर, कुछ प्रूफ दिखाओ। तो इसके लिए बोला जाता है कि एक काम करो, आप जब रिटर्न फाइल कर रहे हो उससे पहले एक स्कीम आती है, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। क्या स्कीम है, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। ये किसी भी बैंक के पास नॉर्मली अवेलेबल हो जाती है। आप उस स्कीम के अंडर पैसे को अपने इन्वेस्ट कर दो, यानी एक तरीके से उस स्कीम में पैसे को सेव कर दो। फिर हमें पता होगा कि आप इसमें से आपने पैसा साइड रख दिया और जब घर खरीदोगे तो उस पैसे को यूज़ करोगे। तो अगर स्टूडेंट्स उसने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा डिपॉजिट करवा दिया, उसके बाद वो उसकी जो अटैचमेंट होती है, उसका प्रूफ होता है, वो वहाँ पे दे देगा भाई देखो मैंने इसको एक्चुअली में पैसा डिपॉजिट कर दिया, तब सेक्शन 54 कहेगा ओके नो प्रॉब्लम। तो क्या इस पर डिपॉजिट स्कीम एप्लीकेबल है? यस, इस पर एप्लीकेबल है। दिस डिपॉजिट स्कीम इज बेसिकली कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। कौन सी होती है? कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। अच्छा अब बात आती है कितना अमाउंट जो है वो उसका एग्जाम्प्ट हो जाएगा, जिस पर पैसे नहीं, मतलब इस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बचा पाएगा। आओ देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स अब यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे बोला गया कि एक पर्सन के पास क्या रहेगा, मान लो उसको कहा भाई सारा का सारा अमाउंट यूज़ कर देना, सारा अमाउंट यूज़ नहीं करा तो जहाँ तक करोगे ना हम सिर्फ आपको उतने की एग्जाम्पशन देंगे। मतलब मान लो 70 लाख है, ठीक है। अब 70 लाख का 70 लाख या तो वो नया असेट परचेज कर लेगा बिफोर द ड्यू डेट ऑफ ITR, या फिर उसको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट करवा दे, जो भी वो कर रहा है। तो अगर मान लो उसने इसमें से 70 लाख थे, 80 लाख का घर खरीद लिया, यानी पूरा अमाउंट यूटिलाइज कर लिया। इफ द पर्सन हैव यूटिलाइज द कंप्लीट अमाउंट, सो इन दैट केस हम बोलेंगे भाई ठीक है पूरे 70 लाख लग चुके हैं तो पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लेकिन मान लो 70 लाख का कैप गेन बन रहा था, प्रॉफिट आ रहा था, उसने 60 लाख रुपीज जो है उससे घर खरीदा या उसको डिपॉजिट करवाया, तो कितना अमाउंट यूटिलाइज किया? 60 लाख। सो 60 लाख शेल बी एग्जाम्प्टेड। क्लियर? अब इसको अगर मैं फॉर्मूला के वे से बोलूँ तो फॉर्मूला में स्टूडेंट्स यहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि देखिए कैपिटल गेन या फिर कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट और डिपॉजिट अमाउंट विच एवर इज लोअर।
अब नाउ हाउ इट इज़ कि हम उसको लोअर अमाउंट देख रहे हैं बिकॉज वही हमारा यूटिलाइजेशन अमाउंट है। क्लियर। अब मान लो कैपिटल गेन 70 lakhs है, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट 60 lakhs है, सो विच एवर इज लोअर 60 lakhs वो हो जाएगा अमाउंट, ठीक है, उतना यूटिलाइज हुआ। सेकेंड, कैपिटल गेन 70 lakhs है, उसने जो न्यू एसेट खरीदी वो 80 lakhs की, अरे हमें बचाना ही 70 लाख था, आप 80 पे क्यों जा रहे हो, सो विच एवर इज लोअर 70 lakhs। क्लियर। नेक्स्ट आता है, क्या ऐसा कुछ है कि जो उसने नया घर खरीदा है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक वो सेल नहीं कर सकता? डेफिनेटली उसको कहा जिस भी दिन आप घर खरीद रहे हो या उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही है उसके 3 साल के अंदर अंदर विद इन 3 years आप उसको सेल नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये उसका लॉक इन पीरियड है कि आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। रेंट पे दे रहे हो अलग बात है, किसी और के नाम नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर ऐसा कर दिया फिर क्या होगा? तो स्टूडेंट्स अगर उसने ऐसा कर दिया तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या पे ट्रिक करी है, बिल्कुल इन्होंने एक ट्रिक करी है, आइए बताती हूँ। इन्होंने कहा अब मान लो उसने 2 साल के अंदर अंदर घर बेच दिया जबकि 3 साल तक लॉक इन पीरियड था, कितने का सेल आउट करा? मैम उसने करा 80 lakhs का, ठीक है। और अब उसको पूछा गया कि भाई आपने ये घर जो है वो खरीदा कितने में था? उसने कहा सर मैंने जो है ना इस घर को 70 lakhs में खरीदा था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ओके, मान लो पहले जो कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट हुआ था वो 60 lakhs हुआ था क्योंकि उसका अमाउंट उसने वहाँ लगाया था। अगर स्टूडेंट नॉर्मली होता तो सेल्स कंसिडरेशन इज 80 lakhs माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितने में घर खरीदा 10 लाख पे टैक्स देना था। एक था 10 lakhs द कैपिटल गेन एंड उस पर टैक्स देना था। लेकिन क्योंकि इसने 3 साल के अंदर अंदर घर सेल कर दिया तो उसको कहा चलो इसके साथ ना एक ट्रिक खेलते हैं। क्या? इसको कहा हम ये नहीं कह रहे डायरेक्ट 60 लाख पे टैक्स लगा दो, क्यों? क्योंकि उससे ना पब्लिक के दिमाग में आता है गवर्नमेंट हमारे साथ अच्छा नहीं कर रही, बहुत सारे अपोजिशन, बहुत सारी वो सब बातें शुरू हो जाती हैं। उन्होंने क्या किया, कहा अब ये जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, देखो जितनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हाई होगी उतना कैप गेन कम होगा और जितना कैप गेन कम होगा उतना टैक्स कम देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा इसकी ना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से पहले जो एग्जम्प्टेड अमाउंट था उसको माइनस कर दो क्योंकि उसका फ़ायदा ये ले चुका। यानी अब क्या होगा, 80 lakhs माइनस 70 में से 60 एग्जाम्प्टेड अमाउंट माइनस कर दो, बचा 10 लाख रुपीज़। तो अब स्टूडेंट्स उसको कितने अमाउंट पर कैपिटल गेन बना उसका 70 lakhs, तो कितने पर उसको इनकम टैक्स देना है 70 लाख रुपए पे। तो विद इन 3 years उसको सेल नहीं करना, कर दिया तो दैट पर्सन हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑल्सो। ओके, ये था हमारे पास सेक्शन नंबर 54। क्या था? सेक्शन नंबर 54। क्लियर। इसके बाद बात आती है सेक्शन नंबर 54B की। अब सेक्शन 54B ने क्या कहा? अब स्टूडेंट सेक्शन 54B कहता है कि देखो घर की बात हो गई सेक्शन 54 ने, मैं बताऊंगा 54B यानी कि एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में, खेती बाड़ी वाली ज़मीन के बारे में। अब स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी कवर किया हमारे कैपिटल गेन चैप्टर में कि जो एग्रीकल्चरल लैंड होती है वो 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप की? 2 टाइप की। एक होती है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, पढ़ा था ना? यस। और एक होती है अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। अच्छा मुझे जल्दी से ये बताओ, मैसेज कर दो कि कौन सी लैंड कैपिटल एसेट नहीं होती? रूरल लैंड। यस। ओके, सो क्योंकि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड एक कैपिटल एसेट ही नहीं है तो उस पर तो कैपिटल गेन राइज ही नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी हम रूरल एग्रीकल्चरल लैंड सेल आउट करेंगे ना उस पर कोई सेक्शन नहीं लगेगा क्योंकि भाई साफ बात उस पर सेक्शन 54B नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पशन की ज़रूरत नहीं है जब कैपिटल गेन ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अब उन्होंने कहा फिर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, इट्स लाइक रूरल के केस में कहते हैं ना भाई देखो ना बजेगा बांस ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो ये वो वाला केस है कि जब कैपिटल असेट ही नहीं है तो कैप गेन तो आएगा ही नहीं। लेकिन अर्बन के केस में क्या होगा? अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड तो एक कैपिटल एसेट होती है। हाँ, तो उन्होंने कहा भाई अगर अब हमें अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड सेल करनी है और उससे जो हमें प्रॉफिट होगा, कैपिटल गेन होगा, क्या हम किसी तरीके से उस वाले को इनकम टैक्स से बचा सकते हैं? हाँ बचा सकते हैं। उसे कहना हमारे पास आओ, हम बताते हैं तरीका। क्या तरीका है? सेक्शन 54B कहता है कि आप एक काम करो, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड के बदले एक एग्रीकल्चरल लैंड ले लो विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। अगर आपने अब खेती बाड़ी वाली ज़मीन की जगह खेती बाड़ी वाली ज़मीन खरीदी तो हम कहेंगे सेक्शन 54B कह रहा है
जितना भी प्रॉफिट अमाउंट आपने यूटिलाइज कर लिया, जितना अमाउंट, जितना कैप गेन आपने नई लैंड को खरीदने में लगा दिया, दैट विल बी एग्जाम्प्ट। ओके, अब बात आती है मैम अर्बन की जगह अर्बन ले या रूरल, वो कोई भी ले ले, एग्रीकल्चरल लैंड लेनी है, चाहे रूरल ले चाहे अर्बन ले। क्लियर? सो इसको अगर मैं समराइज करूँ तो सेक्शन 54B ने कहा अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को सेल करके रूरल या अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड ले लेना। ठीक है, ऐसा किया तो जितना भी कैपिटल गेन अराइव हुआ था दैट शैल बी एग्जम्प्टेड। नाउ जैसे कि सेक्शन 54 ने कहा कि जो हाउस प्रॉपर्टी है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होनी चाहिए, क्या यहाँ ऐसा कुछ है? नहीं स्टूडेंट, यहाँ बोला वो चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म है, नो वरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इतना ध्यान रखना कि वो जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो इंडिविजुअल खुद या फिर उसके पेरेंट्स एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो। ऐसे ना हो कि लैंड तो एग्रीकल्चरल है, मतलब जो उसका रजिस्ट्रेशन वरा है गवर्नमेंट की नज़रों में डैट इज़ फॉर द एग्रीकल्चरल पर्पस, लेकिन बंदा वहाँ पे बैंकेट हॉल खोल के बैठा है, ऐसा है तो भाई फिर किस बात का फ़ायदा? हम तो एग्रीकल्चरल वाले लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं। ठीक है, जय जवान जय किसान। तो बाकी किसी और यूज़ के लिए कर रहे हो तो नहीं। तो फिर एग्रीकल्चरल के लिए कितने टाइम पीरियड यूज़ करना है? एटलीस्ट 2 ईयर्स बिफोर द ट्रांसफ़र, चाहे खुद करें चाहे पेरेंट्स करें, वो कोई दिक्कत नहीं। फिर बात आती है नई कौन सी चीज़ खरीदनी है? एग्रीकल्चरल लैंड, चाहे रूरल एरिया मिले चाहे अर्बन एरिया मिले। मैम कितने टाइम मिले? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर उसने बोला देखो आपको खरीदनी है ना, हाँ, लैंड कंस्ट्रक्शन का केस तो आता ही नहीं, इनफैक्ट लैंड कांट बी कंस्ट्रक्टेड ना, जमीन को क्या बनाओगे? ठीक है, उसको तो खरीदते हैं। तो ट्रांसफर होने के विद इन 2 ईयर्स, कितने टाइम में लेनी है? विद इन 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। क्लियर? क्या इस पे वो डिपॉजिट स्कीम एप्लीकेबल है? हाँ डेफिनेटली है ना, वरना वो कैसे बताएगा कि पैसा मैंने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया। कितना अमाउंट एग्जाम्प्ट होगा? तो वही जितना कैपिटल गेन है या जितना उसने नई असेट या डिपॉजिट स्कीम में लगाया, जो भी कम होगा। लॉजिक हम ऑलरेडी समझ चुके। क्या नया एसेट कभी भी ट्रांसफर कर सकता है? नहीं। वही लॉक इन पीरियड सेम है, 3 साल तक नहीं करेगा, अदरवाइज उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से हम उसको रिड्यूस कर देंगे। समझ आ गया? चलो, ये था हमारे पास सेक्शन 54B। अब स्टूडेंट्स हमारे पास हमारा नया सेक्शन आने वाला है। देखो मैंने अभी आपको कितने सेक्शंस पढ़ाए? 2 सेक्शन, सेक्शन 54, सेक्शन 54B। अब ये जो 54F है ना, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली ये जो F है ना, ये कुछ फेयरी लैंड जैसा है, सपनों की दुनिया। मतलब एक बात बताओ, मैंने स्टार्टिंग में बोला था हर किसी का ड्रीम होता है अपना हाउस, ड्रीम हाउस लेना। तो उसने कहा देखो अब अगर पर्सन के पास कोई और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, इतने टाइम से बेचारे ने संभाल रखे तभी तो वो लॉन्ग टर्म बनी, अगर अब वो उसको सेल कर कर अपने लिए एक रेजिडेंशियल हाउस लेगा ना, तो फिर मैं उसका अमाउंट एग्जम्प्ट कर दूंगा। किसने कहा? फेयरी लैंड के सेक्शन ने, दैट इज सेक्शन 54F ने। आइए देखते हैं। अब जब भी घर की बात होगी ना तो असेट लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट होगी। ठीक है, यहाँ भी कहा लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट के बदले, अब वो कौन सी होनी चाहिए? वो जो ट्रांसफर हो रही है असेट, क्या वो कोई घर हो सकता है? घर हुआ तो सेक्शन 54 है, इसने का कोई और असेट के बदले घर लिया तभी तो फेयरी लैंड पहुंचा। ठीक है, तो कोई भी कैपिटल असेट नॉट बीइंग रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, कितना अब उसको खरीदना है तो उसके बदले में स्टूडेंट्स वो एक नया घर खरीद सकता है इंडिया में। क्लियर? अच्छा, अब जिन्होंने ये टॉपिक पहले कहीं ना कहीं सुना हुआ, मैम वो जो होता था ना सेक्शन 54 में 2 करोड़ 1 करोड़ वो सब क्या था, वो भी मैं बताऊंगी दोनों सेक्शंस के लिए, बट पहले ये करते हैं। ठीक है, वो सारा समझाऊंगी इसी सेशन में, कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ बोला इतने टाइम में खरीदना है, तो स्टूडेंट्स घर खरीदने का या घर बनाने का टाइम लिमिट शेल ऑलवेज बी सेम। बनाना है तो 3 साल में बनाओ, परचेज करना है तो या तो 1 साल पहले या विद इन 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। क्या इसके लिए डिपॉजिट स्कीम एप्लीकेबल है? डेफिनेटली है। ठीक है, अब उसने यहाँ पर बोला एग्जाम्पशन कितनी होगी, तो स्टूडेंट सेक्शन 54F हमें बोलता है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास बात आती है कि इसमें ना एग्जाम्पशन अमाउंट कितना होगा, ये यहाँ से मत करना। ठीक है, ये कुछ मिस प्रिंटिंग हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना अमाउंट एग्जाम्प्ट होगा। अब बात सुनो, ये फेयरी लैंड है ना, हाँ, तो इसमें थोड़ा सा ना फेयरी लैंड वाला काम हो रहा है, यानी थोड़ा सा फॉर्मूला अलग चलेगा। उसने कहा बात सुनो, हर बार मैं आपको कैपिटल गेन के साथ कंपैरिजन करने को कह रहा हूँ कि वो ज़्यादा है या कम है, लेकिन यहाँ इस पॉइंट में
किसी और चीज़ के बदले घर ले रहे हो, आपका ड्रीम हाउस, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको जो कंपैरिजन करना है दैट इज़ विद द नेट सेल्स कंसीडरेशन। यानी यहाँ पे कहा गया कि देखो आपको कंपैरिजन किस किस के बीच में करना है कि भाई नया घर लिया है या फिर नेट सेल कंसीडरेशन कितना है। नॉर्मली कैपिटल गेन के साथ होता है। अब फर्स्ट पॉइंट बनता है, चाहे तो लिख लो इसको, कि अगर जो कॉस्ट है न्यू रेजिडेंशियल हाउस की, जो नया घर खरीदा है ना, अगर वो डैट इज़ मोर देन और इक्वल टू नेट सेल्स कंसीडरेशन। उसने कहा अगर जितना घर सेल करने पे आफ्टर द ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस जो अमाउंट आया, अगर उससे भी ज़्यादा या उतने का आपने घर खरीद लिया, तो मतलब जितना सेल कंसिडरेशन मिला था सारा लगा दिया, हाँ, तो इन दैट केस एंटायर कैपिटल गेन विल बी एग्जाम्प्टेड। जितना भी प्रॉफिट हुआ था ना, हम उसको सारे को एग्जाम्प्ट कर देंगे। नेक्स्ट बात आई, यहाँ चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो अब घर सेल करने पे उसको 1 करोड़ मिले थे, जिस पे उसका प्रॉफिट हुआ था 20 लाख का। उसने कहा नए घर की वैल्यू कितनी है, कहता जी 1 करोड़ 10 लाख रुपीज़। यानी जितना मिला था सारा पैसा लगा दिया, हाँ, तो कंप्लीट 20 लाख का जो प्रॉफिट है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इसके वाइसा वर्सा हुआ, यानी मान लो जो कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस है, कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस अगर वो कम हुई, फिर क्या करेंगे, मतलब अगर नेट सेल्स कंसिडरेशन ज़्यादा हुआ और जो उसके घर की वैल्यू है वो कम, तो इसने कहा यहाँ पे ना हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। क्या कहते हैं, यहाँ हम एक तरीके से ना हम एवरेज निकालेंगे, एवरेज फॉर्मूला लगाएंगे। अब वो क्या है, अगर कॉस्ट जो है वो कम है, सपोज मान लो न्यू रेजिडेंशियल हाउस जो खरीदा, अब वो 70 लैक्स का खरीद लिया और नेट सेल कंसिडरेशन कितना था 1 CR, यानी जितना पैसा मिला सारा नहीं लगाया ना, नहीं, तो टोटल कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट नहीं होगा। यहाँ पर एवरेज फॉर्मूला लगेगा। अब एवरेज फॉर्मूला कैसे लगेगा, यहाँ पर हमें ये देखना है कि कितना सेल कंसिडरेशन हुआ था। उसने कहा सेल कंसिडरेशन 1 CR, ठीक है, एक बार पहले समझो, मैं फॉर्मूला लिखवाऊंगी 1 करोड़। अब उसने कहा इस 1 करोड़ के ऊपर कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, दे सेड 20 लाख। ओके, यानी अगर मैं बात करूँ तो 20 लाख का प्रॉफिट हुआ था 1 करोड़ की एसेट ट्रांसफ़र करने पे। हाँ, हमने उसमें से कितना अमाउंट यूटिलाइज कर लिया, 70 लाख। तो 70 लाख पे प्रॉफिट निकाल लो कितना बैठता है। आइए स्टूडेंट्स निकालिए। यहाँ पर कहा, अब देखो 20 लाख का हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया था जब हमने 1 करोड़ का घर सेल आउट किया था। अब अगर 70 लाख उसमें से यूटिलाइज हुआ, तो कितना अमाउंट एग्जाम्प्ट होना चाहिए, दैट विल बी 14 लाख। ठीक है, तो इस केस में लग जाएगा एवरेज फॉर्मूला। 54F में से बहुत बार इंटरमीडिएट एज वेल एज फाइनल पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब इसका फॉर्मूला लिख लो, यानी फॉर्मूला बना नेट सेल्स कंसिडरेशन, डिनोमिनेटर में लिखिए नेट सेल्स कंसिडरेशन इतने। अब हमें क्या करना है भाई, इतने सेल कंसिडरेशन पर इतना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बना। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किससे करोगे, जितना कॉस्ट है न्यू रेजिडेंशियल हाउस की, यानी भाई जितना उसने पैसा यूटिलाइज कर लिया। क्लियर, ये था स्टूडेंट्स हमारे पास सेक्शन 54F। हाँ, इन सब के हम क्वेश्चंस भी करेंगे। अब बात आई, मैम क्या कोई यहाँ पर टाइम लिमिट है क्या, कि इतने टाइम में नया घर नहीं खरीद सकता। हाँ स्टूडेंट, उसने कहा कि देखो पहली बात तो नया घर कितने टाइम में सेल नहीं कर सकता, हर जगह लॉक इन पीरियड क्या आ रहा है, 3 साल का ना, यहाँ पे भी 3 साल का है। उसने कहा देखो अगर आपने जो नया घर अब खरीदा है उसका लॉक इन पीरियड है 3 साल, 3 साल से पहले अब अगर आपने क्या किया, उस घर को ट्रांसफ़र कर दिया, 54F के सारे पॉइंट्स अलग है, फेयरी लैंड है ये, तो उसने कहा पहली बात तो आप जब नया घर ट्रांसफ़र करोगे उस पर कैपिटल गेन आएगा आएगा, और जो पहले कैपिटल गेन आपका एग्जम्प्ट हुआ था वो भी टैक्स लग जाएगा। यानी आपने जो सेक्शन 54F के अंडर पहले अपना कैपिटल गेन एग्जम्प्ट करवा लिया था, अब आपने क्या किया, अमाउंट तो पूरा यूटिलाइज ही नहीं करा, तो जितना कैपिटल गेन पहले बन रहा था उसको आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, वो अब टैक्सेबल हो जाएगा LTCG। क्यों, क्योंकि आपने 3 साल के अंदर अंदर अपना घर जो है वो सेल कर दिया। समझ आ गई, यस। अब स्टूडेंट्स यहाँ उसने बोला, अब बात आई मैम जब नया घर सेल करेगा, अच्छा ठीक है, तो फिर क्या करें। अब स्टूडेंट्स फिर वही सेम बात आ जाएगी कि वो 2 साल से पहले कर रहा है तो यानी उसकी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, 2 साल के बाद कर रहा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। ओके, ये तो सिंपल पॉइंट है जो हमें पता है।
नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट। अच्छा बाकी सब चीज़ें ठीक है, अब इसमें एक नया पॉइंट भी आया। उसने क्या कहा, वो कहता है देखो मैं ना आपका सपना पूरा कर रहा हूँ तो मुझे पागल नहीं बनाना। एक बात और सुन लो, आप अब मैंने आपको आपकी किसी और असेट के बदले घर लेने दिया, तो अब आप एक नया घर परचेज नहीं कर सकते कुछ टाइम पीरियड तक। ऐसा क्या? हाँ। तो उसने कहा अब असेसी कोई और रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं परचेज कर सकता कितने टाइम में, 2 साल के अंदर, या नहीं बना सकता 3 साल के अंदर अंदर। मतलब कौन सी डेट से? जब उसने ओरिजिनल असेट ट्रांसफ़र करी थी। जिस दिन ओरिजिनल असेट ट्रांसफ़र करी उस दिन के 2 साल के अंदर अंदर इस घर के बदले और कोई घर नहीं बना सकता, या 3 साल के अंदर अंदर और कोई घर कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, 2 साल परचेज नहीं कर सकता, 3 साल तक कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। समझ आ गई बात? ग्रेट। अगर ऐसा कर दिया तो स्टूडेंट उसको जितना भी अमाउंट जो पहले उसका एग्जाम हो रहा था वो टैक्सेबल हो जाएगा। यस। चलिए ये था हमारे पास सेक्शन 54F। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, कोई डाउट्स नहीं होंगे। क्लियर? ग्रेट। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हमारी बात आती है कि अभी तक मैंने आपको 3 सेक्शंस पढ़ाए। कौन कौन से? सेक्शन 54 घर के बदले घर, सेक्शन 54B एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड के बदले रूरल या अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, सेक्शन 54F कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के बदले में एक घर। ये थी इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से रिलेटेड एग्जाम्पशन। अब हम पढ़ने वाले हैं वो एग्जाम्पशंस के बारे में जो हर पर्सन को मिलेगी। मीन्स इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड विद कि ये सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगी या HUF को, भाई सबको मिलेगी, कोई मर्जी आकर इस एग्जाम्पशन को ले लेना। ठीक है, सो इट विल बी अवेलेबल टू एनी पर्सन। लेट्स डिस्कस अबाउट इट। पहली स्टूडेंट्स आती है हमारे पास सेक्शन 54D एंड दिस D एक्चुअली स्टैंड्स फॉर धक्के से लैंड ले ली। धक्के से लैंड ले ली यानी ज़बरदस्ती लैंड ले ली। इसने कहा सेक्शन 54D उस बारे में बात करेगा कि अगर किसी पर्सन की इंडस्ट्रियल एरिया में लैंड और बिल्डिंग है और उसका कंपल्सरी एक्विजिशन कर लिया, मतलब किसी बेसिकली किसी की भी इंडस्ट्रियल लैंड और बिल्डिंग है, नॉट जस्ट इन द इंडस्ट्रियल एरिया, इन एनी एरिया, उसकी कहीं पे इंडस्ट्री थी, इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग थी, उसका आकर गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्विजिशन कर लिया, भाई आपको हमें देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट ने कह दिया वी कांट डू एनीथिंग। उस केस में गवर्नमेंट उसे कंपनसेशन देगी। हाँ मैम। तो अभी ये देखते हैं कि उसको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया, वो किस तरीके से टैक्सेबल होगा, कैसे एग्जम्पशन मिलेगी। पहली बात, क्या ये घर है? नहीं। तो अगेन वही नेचर ऑफ असेट, चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, घर होता तो सिर्फ लॉन्ग टर्म वाली कंडीशन थी। कौन सी असेट ट्रांसफर हुई हो तो स्टूडेंट्स कंपल्सरी एक्विजिशन होना चाहिए, अपनी मर्जी से सेल नहीं करा, धक्के से लिया तो डी लगेगा। कंपल्सरी एक्विजिशन किसका? इंडस्ट्रियल लैंड और बिल्डिंग का। अब बात आती है कई लोग ना इंडस्ट्रियल लैंड और बिल्डिंग लेके रख लेते हैं, यूज़ नहीं करते। तो उसने कहा भाई वो जो लैंड और बिल्डिंग है ना वो उसकी इंडस्ट्री के लिए यूज़ हो रही हो एटलीस्ट 2 years प्रायर टू ट्रांसफ़र, कम से कम 2 साल पहले से तो वो इसे यूज़ कर रहा हो। उसने कहा चलो ठीक है। एग्जाम्पशन कैसे दोगे? कहा जो भी वहाँ से पैसा मिलेगा, जो कैपिटल गेन मिलेगा, उससे कहीं और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की लैंड और बिल्डिंग खरीद लेना, तब हम समझेंगे तुम्हें तो सच में इसकी ज़रूरत थी, तुमसे धक्के से लिया तो तुमने कहीं और ले ली। ठीक है, तो न्यू लैंड और बिल्डिंग फॉर द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इंडस्ट्री के लिए ही होना चाहिए। फिर बात आती है कितने में खरीदेंगे? तो भाई देखो, जिस दिन कंपनसेशन मिला, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं नहीं बोल रही जिस दिन ट्रांसफ़र किया, क्योंकि भाई एक तो तुमने धक्के से प्रॉपर्टी ले ली, अब कंपनसेशन तो मिलने दो तभी तो खरीदेंगे। ठीक है, तो जिस दिन कंपनसेशन मिला उसके 3 साल के अंदर अंदर उसको वो लेना होगा। क्या यहाँ पर डिपॉजिट स्कीम एप्लीकेबल है? ये स्टूडेंट्स, अगर डिपॉजिट स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगी तो कैसे समझाओगे ITR फाइल करते टाइम? कितना अमाउंट एग्जाम्प्ट होगा? तो सेम, दैट इज़ कैपिटल गेन, या फिर जितना अमाउंट उसने यूटिलाइज कर दिया विच एवर इज लोअर। नई एसेट कितने टाइम तक नहीं कर सकता उसको ट्रांसफ़र कर पाएगा? तो स्टूडेंट्स इसमें सब में टाइम लिमिट सेम है भाई, 3 साल तक नहीं कर पाएगा। जब खरीदी उसके 3 साल तक वो उसको नहीं कर पाएगा ट्रांसफ़र। अगर कर दिया तो जितना उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थे उसमें से उसका एग्जम्प्टेड कैपिटल गेन माइनस कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शन 54EC। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में आपको इसके क्वेश्चंस भी करवाएंगे, सो डो नॉट वरी एट ऑल। सेक्शन 54EC ने बोला, अब क्या था ना स्टूडेंट्स, आपने देखा आजकल कितने हाईवेज बन रहे हैं, बात तो सही है, और यहाँ तक कि अगर मैं बोलूँ तो एक ना फाइनेंस की सुनामी आ चुकी है देश में, इंडिया में। जय हिंद जय भारत। उसमें क्या है, हर पर्सन चाहता है मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर लूँ किसी भी तरीके से। तो इन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं,
अब आप जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट सेल कर रहे हो, उसके पैसे से आप अगर कहीं पे हमारे बताए हुई जगह पर इन्वेस्टमेंट करोगे तो भी आपका कैपिटल गेन एग्जम्प्ट कर देंगे। अब ऐसी कौन सी जगहें हैं, तो देखो यहाँ बोला, अगर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, ध्यान से बात करना, कौन सी एसेट है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, ठीक है। मतलब मैम कौन सी वाली होगी, कोई भी लैंड, बिल्डिंग या बोथ है, इसमें सिर्फ ये वाला बोला भाई कि आपके पास लैंड पड़ी है, बिल्डिंग है या दोनों है, उसको आप क्या करते हो, उसको आप उसको सेल करने से जितना भी कैपिटल गेन आया, आप उससे ना बॉन्ड्स खरीद लो। लेकिन बॉन्ड्स की कंडीशन है क्या, फर्स्ट तो दे मस्ट बी रिडीमेबल एटलीस्ट आफ्टर 5 ईयर, वो 5 साल का उन पर लॉक इन पीरियड होना चाहिए, मतलब कि आप उनको 5 साल तक वो रिडीम नहीं हो सकते। चलो ठीक है, 5 साल के लिए खरीद लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, इंटरेस्ट अच्छा आता है। बट कौन से वाले, तो स्टूडेंट्स पहला आता है NHAI के बॉन्ड्स, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। सेकंड आते हैं RECL के बॉन्ड्स, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। थर्ड आते हैं PFC के बॉन्ड्स, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। फोर्थ आते हैं हमारी इंडियन रेलवे, दैट इज इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये 4 ऐसे बॉन्ड्स हैं जहाँ पर अगर पर्सन अपना पैसा लगा रहा है, कैपिटल गेन लगा रहा है, तो सेक्शन 54 इसी के अंडर उसको एग्जाम्शन मिल जाएगी। एक बार रिपीट करो बॉन्ड्स, पहला तो दे मस्ट बी रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स, और कौन से वाले इशूड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इशू करे हैं, या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने, या पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने, या फिर इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। अब ऐसे लोगों ने सोचा चलो 2 करोड़ रुपए हैं लगा देते हैं, अरे सब लोगों को लगाने दो ना, गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है, बॉन्ड्स निकाले हैं, सबको फ़ायदा उठाने दो। तो उन्होंने कहा एक पर्सन इसमें सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो मैक्सिमम एग्जाम्शन लिमिट जो उसको है वो है 50 लाख। मैम इससे ज़्यादा के बॉन्ड्स नहीं खरीद सकता है, डैट इज़ नॉट एन इशू, बट एग्जाम्शन मैक्सिमम 50 पे मिलेगी। तो लोग ऑलरेडी खुद ही करते हैं, अच्छा भाई 50 पे एग्जाम्शन है तो इससे ज़्यादा क्यों लगाना, क्लियर। उसके बाद बात आती है कितने टाइम में खरीदना है। तो स्टूडेंट्स ये बॉन्ड्स है, इनको खरीदने में थोड़ा टाइम तो लगता है, बट 2 या 3 साल नहीं, कितना, उसने कहा भाई जब ट्रांसफ़र करिए सेट उसके विदिन 6 मंथ्स, क्लियर। अब ये एक ऐसी स्कीम है, पहला सेक्शन आपके पास ऐसा आ रहा है जहाँ पर डिपॉजिट स्कीम एप्लीकेबल नहीं है, येस यू हर्ड इट राइट, इसमें कोई डिपॉजिट स्कीम एप्लीकेबल नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड्स खरीदने हैं आपको। कितनी एग्जाम्शन मिलेगी, वो सेम, कैपिटल गेन या कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट जो भी कम है, मतलब जितना अमाउंट यूटिलाइज हुआ, हर केस में कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट के साथ डिपॉजिट अमाउंट था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डिपॉजिट स्कीम एप्लीकेबल नहीं है तो वो नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट, मैम इसको कितने साल में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, 5 साल, मैंने बोला लॉक इन पीरियड 5 साल है, क्लियर। चलो अगर 5 साल से पहले कर दिया तो जितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट हुआ था वो टैक्सेबल हो जाएगा, 5 साल में जब वो ट्रांसफ़र कर रहा है। अब स्टूडेंट्स ये था हमारे पास सेक्शन 54 की सीरीज़, जिसमें मैंने आपको 5 सेक्शंस करवाए हैं, कौन कौन से रिवाइज कर लो। सेक्शन 54 घर के बदले घर, पहले 3 सेक्शन इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए हैं। सेक्शन 54 घर के बदले घर, सेक्शन 54B अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड के बदले अर्बन या रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। सेक्शन 54 उसके बाद क्या पढ़ा भाई हमने, जल्दी से बताना। 54F किसी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के बदले में घर। फिर बात आती है किसी भी एसएससी के लिए जो है 2 एग्जाम्पशन है, पहली सेक्शन 54D धक्के से इंडस्ट्रियल लैंड और बिल्डिंग ले ली, उसके बदले में लैंड और बिल्डिंग परचेज कर लो। 54EC कोई भी लैंड बिल्डिंग या दोनों है तो आप उसके बदले अगर पैसे को बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में, तो भी आपको कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट हो जाएगा। आई होप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट, अब मैंने कुछ नोट्स बनवा रखे हैं आपको, वो अच्छे से देखो मैम अगर जो पैसा आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डलवाया था, अच्छा ठीक है, वो पूरा यूटिलाइज नहीं करा स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में, तो हम ये मान लेंगे स्टूडेंट जिस साल वो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा है उसी साल जितना अमाउंट यूटिलाइज नहीं होगा वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, क्लियर, समझ आ गया ये। फिर बात आती है सेक्शन 54F की कुछ एडिशनल कंडीशन, जो उसको एग्जाम्पशन लेनी है तो उसको अवेल करनी पड़ेगी। एक बात बताओ, ये फेयरी लैंड का कंसेप्ट है, हाँ, तो उसको का ऐसा नहीं है कि पहले से बंदे के 10 घर हो, नहीं, अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जिस दिन ट्रांसफर कर रहा है, सपोज मान लो 22 अगस्त को 2022 को, तो इन ऑन द स्टेट, पहले क्या है बाद में क्या है नॉट मैटर, लेकिन
इस डेट के इस टाइम पीरियड में उसके पास कोई एक से ज़्यादा घर नहीं होना चाहिए। मतलब एक वो खरीद रहा है, इससे ज़्यादा एक घर हो सकता है और नहीं। सो असेसी शुड नॉट ओन मोर देन वन रेजिडेंशियल हाउस। एक पहले एक अब खरीद गया, बस दो से ज़्यादा मतलब नहीं हुआ, ठीक है। कौन सी डेट को? ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। मैम अगर उससे पहले वो 10 घर का मालिक था, होने दो, क्या दिक्कत है? अच्छा मैम, उसके बाद भी 10 का स्टूडेंट, उसके बाद तो हमने वैसे ही बोल दिया ना कि वो 2 साल तक नया घर परचेज नहीं कर सकता और 3 साल तक नया घर कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता है, क्लियर? अच्छा, अगर अबव कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो क्या करेंगे? तो जितना भी हमने कैपिटल गेन एग्जाम किया था वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब बात आती है, जो हमने नई असेट खरीदनी है, ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है कि उस पर कभी एक्सटेंशन मिल जाए कि भाई चलो तुम ज़्यादा देर तक मत खरीदना? तो देखो स्टूडेंट, ये बेसिकली कब आता है? जब कंपल्सरी एक्विजिशन करते हैं ना किसी भी लॉ में, तो उन्होंने कहा कि देखिए, नॉर्मली हम कहते हैं कि जब आपने असेट ट्रांसफ़र करी उसके पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप उस असेट आप जो है नया घर खरीद लेना या फिर न्यू असेट परचेज करना, लेकिन धक्के से लिया था। तो सिर्फ इसमें नहीं, किसी लॉ में भी कहते हैं कि भाई जब कंपनसेशन मिला है ना उसके बाद का टाइम पीरियड काउंट होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर नहीं, क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू सेक्शन 54 EC। इसने क्या कहा? इसने कहा कि पर्सन, पता है और क्या चालाकियाँ करते हैं यार, बहुत चालाकी करते हैं लोग, बहुत ओवर स्मार्टनेस दिखाते हैं। व्हाट दिस साइड इज, लेट्स डू वन थिंग। हम अगर बॉन्ड्स खरीद रहे हैं तो हम उसको 5 साल तक सेल आउट नहीं कर सकते, रिडीम नहीं कर सकते। इन द बॉन्ड्स लैंग्वेज रिडीम नहीं कर सकते। तो एक काम करते हैं, इन बॉन्ड्स को गिरवी रखकर मॉर्गेज करके लोन ले लेते हैं। अगर ऐसा भी कर लिया, कोई लोन या एडवांस ले लिया इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज बॉन्ड्स, तो हम ये मान लेंगे कि ये डीम्ड कन्वर्जन हो गया और जो कैपिटल गेन पहले एग्जाम हुआ था वो टैक्सेबल हो जाएगा, याद रखना। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, ये जो पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ दैट इज रिलेटेड टू सेक्शन 54 एंड 54F, मतलब जहाँ जहाँ पे घर की बात होगी। इसमें कहा है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है कितना है, इफ़ इट इज़ 2 CR, कितना है स्टूडेंट्स? 2 करोड़ है। कितना है? 2। अब देखो स्टूडेंट्स, जब भी बात आती है ना हमारे पास घर की, तो उसने घर के केस में ना एक और एडिशनल पॉइंट ले लिया। क्या? अब वो बता रहा है आप कितने घर खरीद सकते हो, लेकिन जैसे ही बात आई ना तो 54F की बात नहीं करेंगे। बेसिकली मैं यहाँ आपको आपके सेक्शन 54 बात कराऊंगी। क्यों? क्योंकि 54F ने तो और भी कंडीशंस रख दी कि भाई कैसे लोग इस टाइम तक एक और घर नहीं खरीद सकते, वो सब बातें, ठीक है। तो 54F गया। अब सेक्शन 54 ने कहा कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अमाउंट जो है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो ये आपको और ज़्यादा इस पर अच्छे से आपको ये इसका समझ आ जाएगा, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड स्टूडेंट्स। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 2 CR है, उसको लगा यार अगर इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ तक है, यानी पर्सन जो है ना सिर्फ 2 करोड़ का LTCG है, तो ये बहुत ज़्यादा अल्ट्रा रिच वाली कैटेगरी तो है नहीं। तो एक काम करो, इसको कहा, इसको समझाओ कि एक घर में इन्वेस्ट ना करें, इनफैक्ट 2 ले ले, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ के रेट बढ़ते हैं, इसको ज़्यादा फायदा होगा। तो उसको कहा अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, नॉट द सेल कंसिडरेशन, द प्रॉफिट, अगर LTCG अप टू 2 CR है, तो आप प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में, यानी परचेज करना है तो 1 साल पहले, 2 साल बाद, कंस्ट्रक्ट करना है तो 3 साल के अंदर, आप 2 घर तक परचेज या कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। लेकिन स्टूडेंट ध्यान रखना, ये 2 घर परचेज करने वाली, 2 घर कंस्ट्रक्ट करने वाली जो कंडीशन होती है ना, वो एक पर्सन की वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। समझे बात? वेरी गुड। ये था हमारे पास सेक्शन 54 वाली सीरीज। इसके बाद स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो मैं आपको करवाने वाली हूँ वो हमारी एग्जाम्पशन रहेगी अगर बात आती है अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड की। तो इसके केस में एग्जाम्पशंस की और क्या क्या एक्स्ट्रा एडिशनल कंसिडरेशंस हैं वो देखते हैं। तो सेक्शन 10 क्लॉज नंबर 37 ने कहा देखो, हमारे पास जो भी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को अगर कोई पर्सन कंपल्सरीली एक्वायर करे, बात सुनो, सेक्शन 54B ने स्टूडेंट्स बात करी थी जहाँ पर उसने लैंड अपनी मर्जी से सेल की थी। अब ऐसा बहुत बार होता है कि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को कंपल्सरीली एक्वायर कर दिया, तो उसने कहा उस केस में चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, वो सिर्फ तब एग्जाम्प्ट होगा अगर फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। पहला तो असेसी कोई इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होनी चाहिए। सेकंड, वो एग्रीकल्चर लैंड डेट ऑफ ट्रांसफर से एटलीस्ट 2 साल पहले तक एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज़ होनी चाहिए, चाहे खुद करें चाहे पेरेंट्स करें। और
अब क्योंकि ये कंपल्सरी एक्विजिशन है तो उसका जो कंसिडरेशन है वो डिटरमाइन या अप्रूव करेगा या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके अलावा और कोई नहीं। समझ आई बात? ग्रेट। सो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा अब करना क्या है इस पूरे पार्ट को, यानी 5 सेक्शन 54 की सीरीज़ के दैट, ठीक है। उसके बाद एक सेक्शन अभी पड़ा सेक्शन 10 क्लॉज 37, इसको रिवाइज करो, नेक्स्ट सेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अच्छा लगा सेशन तो फटाफट से मैसेज करके बता दो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे।